नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने सेट नंबर 1 को पूरा फाइनल करा दिया है। आज हम चलेंगे स्टूडेंट सेट नंबर 2 की तरफ। तो देख सकते हैं आप, रसायन विज्ञान है वो कक्षा 12 के लिए स्टूडेंट। ठीक है, सेट नंबर 2 2023 347 CB कोड नंबर है। आज हम यही सेट स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं कि हम जो है, मगर मैं बता दूं आपको कौन से क्वेश्चन करना है। जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट स्टार लगा है उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। जिसमें स्टार नहीं लगाया है इसी क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं बिना देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, रसायन विज्ञान कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 2 है 2023 कोड 347 CB नंबर है। ठीक है, ये हमारा कोड नंबर है। तो हम चालू करते हैं स्टूडेंट। एक का गा हमारा क्वेश्चन क्या करे, क्योंकि का और खा दोनों ही हट चुके हैं, उसमें स्टार बना है। हम स्टार्ट करेंगे एक का गा से। ठीक है, तो एक का गा हमारा क्वेश्चन कह रहा है साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र है। क्या कह रहा है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है। नंबर 1 है हमारे पास S2, दूसरे में है S4, तीसरे में है स्टूडेंट S6 और चौथे में S8। तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है, कह रहा है साधारण ताप पर। अगर साधारण ताप पर कह रहा है सा से सबसे बड़ा नंबर, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन है स्टूडेंट, S8। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, S8। यही होता है सल्फर का अणु सूत्र, कब, साधारण ताप पर होता है। साधारण ताप और सबसे बड़ा नंबर आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, सा से साधारण ताप, सा से सबसे बड़ा नंबर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, S8। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं एक का घा क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है। कह रहा है कि जो हमारे पास खाद्य पदार्थ के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है H2, दूसरे में है O2, तीसरे ऑप्शन में है N2 और चौथे में है F2। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास जो खाद्य पदार्थों के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। आपके दुकान वगैरह में जो कुरकुरे आते हैं, जो पैकेट वाले आते हैं, उनमें भी कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। कौन से स्टूडेंट, जो पैकेट आते हैं खाने वाले। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। जो भी दुकान में जो भी आते हैं, ठीक है, खाने वाली जो चीज़ होती हैं जिनमें फूला हुआ जो भरे रहते हैं पैकेट होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक का अंगा कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। नंबर 1 हमारे पास है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दूसरा है हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स -2 है, यानी कि मतलब और मोल इनवर्स है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, चौथा है हमारे पास ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन है पूरे के पूरे क्या है, गलत हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ये चारों के ही जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये पूरे के पूरे ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, गलत हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकालना है विशिष्ट चालकता का मात्रा, यानी इसकी यूनिट इकाई। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास कैप्पा बराबर के, कैप्पा विशिष्ट चालकता को स्टूडेंट कैप्पा से लिखते हैं नहीं। ठीक है, तो किस लिखते हैं, कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं हमारे पास। तो विशिष्ट चालकता हमारे पास क्या है, कैप्पा। तो कैप्पा बराबर होता है स्टूडेंट, सूत्र होता है L/RA। क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है कैप्पा बराबर होता है L/RA। तो हम अगर इसकी यूनिट निकालेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है एल को किससे मापा जाता है, सेंटीमीटर से। किससे मापा जाता है, सेंटीमीटर से। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आर ये प्रतिरोध है स्टूडेंट। तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक, इसका हो जाएगा स्टूडेंट ओम। क्या हो जाएगा, इसका ओम हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। और ये हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो स्टूडेंट लंबाई को भी हम सेंटीमीटर से मापते हैं
और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर से ही मापते हैं। ठीक है, तो ऊपर 1 सेंटीमीटर है, नीचे 2 सेंटीमीटर है, तो एक हमारे पास सेंटीमीटर कट जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बचा, 1/ओम और गुणे क्या, सेंटीमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर ये बचा, अगर ओम को ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर को भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ओम इनवर्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ये आपका क्या है स्टूडेंट, यही आपका मात्रक है। क्योंकि स्टूडेंट ये चारों के जो चारों ऑप्शन थे, चारों के चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। आपको याद क्या रखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं हम एक का चा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। क्या कह रहा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो स्टूडेंट वैद्युत अपघट्य पदार्थ वही होते हैं जो जल में घोल दें तो अपने आयनों में टूट जाएं। क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ वही होते हैं जिन्हें हम जल में घोल दें, अगर वो अपने आयनों में टूट जाएं, वही क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे पास क्या स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड। यह स्टूडेंट क्या है, ये सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है। ये क्या होता है, अगर इसे आप जल में घोलेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, यानी कि मतलब ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। और यहाँ पर देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर जल में घोलेंगे स्टूडेंट तो अमोनिया अलग हो जाएगा, NH4+ अलग हो जाएगा और नाइट्रेट NO3- अलग हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसका सूत्र होता है तो H+ अलग हो जाएगा, NO3- अलग हो जाएगा। ये सभी क्या स्टूडेंट है, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं जब हम जल में घोलते हैं। मगर यूरिया क्या स्टूडेंट, यूरिया को जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में नहीं टूटती है। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो कौन नहीं है, यूरिया, क्योंकि ये जल में घोलने पर अपने आयनों में नहीं टूटती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा गा कह रहा है, दूसरे गा कह रहा है, का और खा हट चुके हैं। ठीक है, तो दूसरे गा कह रहा है प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर प्रतिपरासरण है तो आपको यही आंसर करना है, अगर प्रतिलोम परासरण है तभी आपको यही आंसर करना है, आपको यही लिखना भी है। ठीक है, क्या लिखना है, जब विलयन की सतह पर, जब जो विलयन होता है जब उसकी सतह पर, विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि मतलब है परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, या आप लिख सकते हैं प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या हो जाते हैं, यानी कि मतलब विलयन की ओर जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास विलायक के अणु हैं, क्योंकि जल क्या होता है हमारा, विलायक ही तो होता है। तो ठीक है ना, अगर विलायक के अणु कहाँ से, सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होने जाने लगे, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अपनी ही भाषा में आपको लिखना है कि जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु, जल क्या होता है विलायक, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। अब वही लिखा इसमें, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, या लिख सकते हैं लगाया जाता है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग भी आप यही लिख सकते हैं, उदाहरण में भी यही है, क्या है, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने में, यही है क्या स्टूडेंट, इसका उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि समुद्री पानी कैसा होता है, बिल्कुल की तरह सांद्र होता है। अगर वो सांद्र होता है तो उसे हम कैसे बनाना है, उसे बनाए स्टूडेंट पीने योग्य, यानी कि मतलब तनु बनाना है, तो क्या होगा, यही क्रिया कराई जाती है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिपरासरण है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे घा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे घा का पहला कह रहा है, दूसरे घा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में
प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। यही कह रहा है ना कि जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है उसके नाइट्रीकरण में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके नाइट्रीकरण में, किसके नाइट्रीकरण में, बेंजल्डिहाइड के। जब नाइट्रीकरण किया जाता है इसका तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है वहां पर, तो ध्यान रखिएगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन। कौन सा होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है, यानी कि मतलब उसका जो सूत्र होता है NO2 प्लस। क्या होता है, NO2 प्लस। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर क्या है NO2 प्लस में आपको समझ में नहीं आएगा कि जो NO2 प्लस में है कि जो प्लस चार्ज है वो किसके पास है, इसके पास है कि इनके पास है, यानी नाइट्रोजन के पास कि ऑक्सीजन के पास, आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज। प्लस चार्ज किसके पास होता है, नाइट्रोजन के पास होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही क्या इसका आंसर है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल का नाम, नाइट्रोनियम आयन। और क्या होता है इसका सूत्र, NO2 प्लस। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारे पास HNO3 होता है, जो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास HNO3 होता है, जब बेंजल्डिहाइड का हम नाइट्रीकरण करते हैं तो HNO3 लिया जाता है। ठीक है, तो ये HNO3 जो होता है वो किस में टूटता है, एक तो हमारे पास OH माइनस में टूटता है और हमारे पास NO2 प्लस में टूटा करता है। कौन, जो हमारे पास HNO3 होता है। ये हमारा किसका काम किया करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम किया करता है। ठीक है, जो हमारे पास NO2 होता है, आप ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का घा का दूसरा कह रहा है, दूसरे का घा का दूसरा कि एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। मैं बता दूं स्टूडेंट, अनसाल्ड में जो है यहाँ पर डाइसैकेराइड है, जबकि यहाँ होता है डाइसैकेराइड। तो आप जो है डाइसैकेराइड भी लिख सकते हैं और डाइसैकेराइड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। तो आपको उत्तर डालकर क्या लिखना है, डाइसैकेराइड का नाम है स्टूडेंट सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। तो डाइसैकेराइड सुक्रोज भी नहीं होती, एक और होता है, सुक्रोज तो होता ही होता है डाइसैकेराइड, मगर एक क्या होता है, माल्टोस भी होता है, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज माल्टोस। तो इसका भी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, सुक्रोज का भी अणु सूत्र होता है C12H22O11 और माल्टोस का भी होता है स्टूडेंट C12H22O11। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सुक्रोज की जगह माल्टोस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वह भी क्या है, एक डाइसैकेराइड शर्करा है, ध्यान रखिएगा। उसका भी अणु सूत्र क्या होता है, माल्टोस का यही होता है। ठीक है, आप सुक्रोज की जगह माल्टोस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारा क्या कह रहा है, उप संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यही कह रहा है ना। तो आपको मैं बता दूं, आपको बड़े ही आराम से करना है। क्या करना है, सबसे पहले उत्तर डालना है। तो एक तरफ लिख लेना है आपको उप संयोजन यौगिक और एक तरफ लिख लेना है आपको द्विक लवण, जिसे हम डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये जल में आयनीकृत नहीं होते हैं। कौन, जो हमारे पास उप संयोजन यौगिक होता है, जैसे हमारे पास है K4FeCN का होल ऑफ 6। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये जल में आयनीकृत नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे क्या है, ये आयनीकृत नहीं होते हैं। कौन, उप संयोजन जो यौगिक होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला नंबर है, जल में, ये जल में आयनीकृत हो जाते हैं। कौन, ये हमारे पास क्या है, किसका सूत्र है, ये फिटकरी का सूत्र है स्टूडेंट। ये किसका सूत्र है, फिटकरी का। ये क्या होता है, ये जल में आयनीकृत होता है। जैसे ही हम फिटकरी को डालते हैं तो K+ अलग हो जाएगा, SO4- अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और SO4- अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बिल्कुल की तरह अलग हो जाते हैं। तो वही लिखा है, क्या होता है, द्विक लवण जो होते हैं, जो हमारे डबल साल्ट होते हैं, जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी मतलब आयनीकृत हो जाते हैं। जबकि ये क्या होते हैं स्टूडेंट, इन्हें जब जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो आपको अगर परिभाषा पूछे कि उप संयोजन यौगिक क्या हैं, तो आप सिंपल सी परिभाषा बता देना कि वे यौगिक जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें उप संयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वे बड़े से बड़े यौगिक जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो वे अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उप संयोजन यौगिक। द्विक लवण की परिभाषा क्या बताएंगे कि वे बड़े से बड़े यौगिक जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो वे अपने आयनों में टूट जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं उसे। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या, दूसरे
कितने में हमारे पास है, ये जल में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। कौन? अगर स्टूडेंट, अगर हम इन्हें जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में ही नहीं टूटते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये कौन से यौगिक हैं, उप संयोजन यौगिक। जब ये आयनों में ही नहीं टूटेंगे तो उसी प्रकार हमें दिखेंगे, ठीक है ना। और जबकि ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये जल में अपनी पहचान खो देते हैं। कौन? ये हमारे पास फिटकरी का सूत्र है, अगर हम इसे हम जल में डालेंगे तो ये सभी के सभी अलग अलग हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि किसका सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही लिखा है कि ये जल में अपनी पहचान खो देते हैं जबकि ये पहचान बनाए रखते हैं। आप इसी से ही समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तीसरे रेखा हमारा कह रहा है कि कोष्टक है हमारे पास Ni निकिल और Cn का होला 4 और हमारे पास 2 माइनस चार्ज हैं। 2 माइनस आप लिख सकते हैं या 2 माइनस या 2 माइनस ऐसे लगा सकते हैं। में निकिल पर संकरण बस समझाइए, यानी कि निकिल पर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है हमसे, संकरण जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कह रहा है निकिल पर संकरण समझाइए। तो मैं सीधी सी आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। जब हमारे पास निकिल Cn का होल 4 और -2 चार्ज हो, ये दो ही माइनस ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगर हमारे पास इसकी जो हमारे पास निकिल है, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो 4। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे, उप संयोजन किसे कहते हैं, तो अधिकतम लिगेंडों की संख्या। जो हमारे पास उप संयोजन संख्या जो होती है इसकी निकिल की, अगर हम निकालें उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, उप संयोजन संख्या, तो आपको परिभाषा याद रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े अधिकतम लिगेंडों की संख्या को क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास देख सकते हैं निकिल, निकिल के जो हमारे पास निकिल के पास कितने हैं, कितने लिगेंड है हमारे पास, 4 हैं, 4 है ना। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ 4 ही तो साइनाइड है, एक साइनाइड के पास चार्ज कैसा होता है, -1, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 साइनाइड है तो हमारे पास कितनी आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 आएगी हमारे पास। सीधा आपको यही देखना है कि निकिल से कितने अधिकतम लिगेंड जुड़े हैं, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, जिसे समन्वय संख्या या हम उप संयोजन संख्या भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसे उप संयोजन संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखना स्टूडेंट, हमें इसका संकरण पता करना है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, इसकी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए और हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, अगर क्या हो, अगर स्टूडेंट निकिल से अगर हमारे पास कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु से अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, प्रबल लिगेंड अगर जुड़ा हो, तो स्टूडेंट उसकी क्या होती है, यानी कि मतलब उसका संकरण क्या होता है, उसका संकरण होता है DsP²। क्या होता है संकरण, DsP²। आपको याद रखना है, अगर स्टूडेंट हमारे पास अगर केंद्रीय धातु परमाणु से अगर क्या हो, वीक हमारे पास लिगेंड हो, अगर क्या हो, वीक लिगेंड हो, यानी दुर्बल लिगेंड अगर उपस्थित हो, जैसे क्या हो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर साइनाइड की जगह अगर हम लगा दें क्लोरीन, अगर साइनाइड की जगह क्लोरीन लगा दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल लिगेंड नहीं होगा, वो कैसा लिगेंड हो जाएगा, दुर्बल लिगेंड। अगर यहाँ पर दुर्बल लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो, तब जैसे मान लो मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो उप संयोजन संख्या तो 4 ही रहेगी, मगर साइनाइड है प्रबल, अगर यहाँ क्लोरीन लगा दूंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, वो दुर्बल लिगेंड हो जाएगा। अगर दुर्बल लिगेंड हो उपस्थित हो तो निकिल का संकरण हो जाता है स्टूडेंट Sp3²। क्या हो जाता है, Sp3², जो आपके आंसर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Sp3²। तो आपको यही याद रखना है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाए, 4 हो, कितना हो, 4 हो, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड हो तो स्टूडेंट वहाँ पर संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP² होगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर वीक लिगेंड हो, यानी दुर्बल लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन Sp3² हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरे गा, हमारा क्वेश्चन का तीसरे गा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखे। केवल स्टूडेंट आपसे सूत्र लिखने के लिए कह रहा है, ना कि व्यंजक प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहा है। सिर्फ अगर लिखने के लिए कह रहा है तो आप लिख ही देंगे, ठीक है, आप व्यंजक प्राप्त नहीं करेंगे। तो कह रहा है अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए, कह रहा है ना। तो क्या होता है अर्ध आयु काल का सूत्र,
T1/2 यानी में टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्या होता है स्टूडेंट? के क्या होता है? वेग स्थिरांक। के क्या होता है हमारे पास? के जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ध्यान रखिए, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक आप कह सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या अर्धायु काल का व्यंजक है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का घ हमारा कह रहा है, तीसरे घ K4 कोष्टक में है FeCN का होल ऑफ 6 में Fe की आक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समन्वय संख्या की जगह स्टूडेंट उप संयोजन संख्या भी लिख सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समन्वय संख्या और उप संयोजन संख्या वही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालें क्या? आक्सीकरण संख्या किसकी? Fe की, जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हम इसकी आक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम के पास कितना चार्ज होता है? 1 होता है प्लस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। पोटेशियम कितना होता है? 1। कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है, तो 4 का गुणा कराएंगे प्लस, या समझ सकते हैं इसकी संयोजकता। ठीक है, तो प्लस 1 होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 पोटेशियम का हमारे पास 1, कितने पोटेशियम है? 4, क्योंकि एक इसकी एक संयोजकता होती है, प्लस लगा देना है। जिसकी ज्ञात करना हो ऑक्सीकरण संख्या, उसकी जगह आप x मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना? x, प्लस लगा देना है तुरंत इसके बाद। अब इसके बाद क्या करना है? साइनाइड के पास कैसा चार्ज होता है? साइनाइड के पास -1 चार्ज होता है, तो -1। कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है, 6 का गुणा बराबर करके तुरंत वहाँ 0 लगा देना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर मान लो इसी सूत्र में हमारे पास -2 होता या +2 होता, तो जो भी चार्ज यहाँ पर लगा होता है ऊपर कोष्टक के, तो उसे यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ आप बराबर के यहाँ 0 नहीं, -2 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ +2 होता तो यहाँ पर क्या रखते हैं? +2 रखते हैं, 0 नहीं रखते। ठीक है, अब बहुत ही अच्छी तरह से करिएगा। तो 4 का गुणा 1 4 ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास है 6 का गुणा 1 में कहे तो -6 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का माइनस होता है बराबर 0। जब इसमें घटाएंगे तो कितना? -2। -2 को बराबर के वहाँ जाएंगे तो +2 आ जाएगा हमारे पास। क्या? ऑक्सीकरण संख्या Fe की आ जाएगा। ठीक है, यही ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हमें निकालना इसकी समन्वय संख्या। अभी मैंने बताया है, समन्वय संख्या पूछे या उप संयोजन संख्या, तो क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े अधिकतम लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारा चौथे का क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात, 100 मिनट बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है वो क्या होता है? K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10 बेस A/A-x। ये होता है स्टूडेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र यानी व्यंजक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट? टी का मान दिया, देखिए 100 मिनट, तो टी का मान आपको लिख लेना कितना है? 100 मिनट। वो कह रहा है प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 99% विघटित हो जाता है ना प्रारंभिक सांद्रता का, तो हमारे पास इतना बन जाता है। तो इतना अगर विघटित हो जाता है तो ये हमारा किसका मान है? तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कंडीशन, अगर हमारे पास कोई परसेंट में दी हुई अगर वैल्यू हो, जैसे हमारे पास 99% है, तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान क्या मानेंगे? तो ए का मान स्टूडेंट मानेंगे हम 100। कितना मानेंगे? 100। टोटल का हमारे पास जो है कितना रहा होगा? अभिकारक कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। कितना रहा होगा अभिकारक? 100%। तो 100% से अभिकारक जब उत्पाद में बदलेगा तो कितना बदल गया? 99% हो गया। कितना हो गया है? 99% हो गया है। यानी कि मतलब जो टोटल हमारे पास अभिकारक होते हैं, अभिकारक अगर परसेंट की बात हो तो ध्यान रखिएगा, अभिकारक कितना होता है? टोटल 100%। अगर 100% से बदल गया है कितना? 99% विघटित हो गया है। तो अगर जो हो गया
क्या है विघटित, वो हमारा x का मान होता है, और हमारे पास जो अभिकारक होता है 100% वो a का मान होता है। मगर सवाल में क्या करिएगा, आप वहाँ परसेंट नहीं लीजिएगा। अगर आप परसेंट ले लेंगे भी तब भी आपका वही आंसर आ जाए, क्योंकि परसेंट बाद में कट जाता है। तो हमने यहाँ परसेंट आपको नहीं लेना कि x बराबर आप यहाँ 99% लें और a का मान 100%, आपको ऐसा नहीं करना है। a का मान कितना लेंगे, सीधा आप 100 लेंगे। कितना लेंगे, a का मान 100 लेंगे। कितना परसेंट विघटित हो जाता है, 99%, तो x का मान कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई t का मान कितना 100 रख देंगे log 10 बेस, और a का मान कितना स्टूडेंट 100 है, 100 लेना पड़ेगा आपको, और x का मान कितना है 99। तो यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2.303/100 log 10 है, और हमारे पास क्या 100, दोनों में आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 100 और log 10 बेस। अब 1 का भाग 100 मतलब 100 ही आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2.303/100। मैं बता दूं स्टूडेंट, log हमारे पास 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। अगर log 1000 का पूछे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट, जितने जीरो बढ़ते चले जाएंगे एक के साथ, जितने जीरो बढ़े, जितने जीरो हों वही उसकी वैल्यू होती है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हों, तो log 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, या तो आपको रखना ही नहीं है, सीधा आपको ध्यान रखना है कि एक के साथ जितने जीरो जुड़े हों वही उसकी वैल्यू होती है। कितने जीरो हैं 100 में, यानी एक के साथ कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो, तो log 100 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 से 2 आप काट दें, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 2 से 2 आप काटेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसमें 50 का जब भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0.04606। और देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रथम कोटि या बेग इस तरह का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स भी होता है। तो आप मात्रक जरूर लिखिएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट, चौथे का हमारा खा कह रहा है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 हमारे पास है चालकत्व। ठीक है, तो चालकत्व के बारे में हमें समझना है, तो उत्तर डालकर आपको लिखना है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। आपको सूत्र से ही याद रखना है। ये हमारे पास जी क्या है, चालकत्व। जी को भी चालकत्व कहते हैं, सी को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जी बराबर क्या होता है, 1/r, या आप कह सकते हैं सी बराबर होता है 1/r। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारे पास चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो हमारे पास चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा है ना, ये क्या है, उल्टा ही तो है। अगर बराबर होता तो परिभाषा ही नहीं बनती। तो क्या कह रहा है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। सूत्र क्या होता है, जी बराबर 1/r, या कह सकते हैं सी बराबर 1/r, या कह सकते हैं स्टूडेंट सी बराबर 1/ρl। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट, सूत्र आर बराबर क्या होता है, ρl/a। क्या होता है सूत्र, आर बराबर होता है ρl/a। तो a ऊपर चला जाएगा, आर बराबर क्या होता है, ρl/a, तो a ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या हो, a/ρl हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट, दूसरे का हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेल नियतांक क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सेल नियतांक क्या है। सेल नियतांक कह दे या सेल स्थिरांक कह दे, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें जानना है सेल नियतांक क्या है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, आपको सूत्र से ही याद रखना है। देखिएगा, सेल नियतांक बराबर क्या होता है इसमें, L/A। वही कह रहा है ना कि जो हमारे पास दूरी है और क्षेत्रफल, जो हमारे पास एरिया, उसका ही अनुपात क्या कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है। तो सेल नियतांक बराबर क्या होता है, L/A। ठीक है, या कह सकते हैं सेल नियतांक को के बराबर क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है L/A। L क्या है, हमारे पास दूरी है, A हमारे पास क्या स्टूडेंट, क्षेत्रफल है, क्षेत्र। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमारे पास किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहते हैं। आप इसी से याद रखिएगा। इसके बाद मिलेंगे स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।